जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनी एकेडमी पर। हमने आपको समास पढ़ाए थे और उसमें बताया था कि समास किसे कहते हैं और समास कितने प्रकार के होते हैं। और उसमें हमने आपको बताए थे कि जो हमारे समास हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। लेकिन कुल समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। अब 6 प्रकार के किस तरह से हमारा समास होता है नंबर 4 तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। वहां से हमारे 2 समास लिए जाते हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तत्पुरुष समास के 2 पार्ट होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इस प्रकार से हमारे टोटल समास होते हैं वो कितने प्रकार के हो जाते हैं, 6 प्रकार के। और हमने आपको उसमें अव्ययीभाव समास बता दिया था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो नंबर 2 समास हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास किसे कहते हैं ये जान लेने से पहले हम आपको ये बता देते हैं, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। क्योंकि यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह समास कौन सा है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। अगर आपको तत्पुरुष समास और द्विगु समास ना दिया हो तो आपको कौन सा लगाना है, कर्मधारय समास। यहाँ से अगर आपको पूछा जाता है कि वह समास कौन सा है जिसका उत्तर पद प्रधान है, तो यहाँ पर हमारे 2 समास हैं वो नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उन दोनों समास के लिए उत्तर पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसकी परिभाषा से भी हमारा एक फैक्ट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि वह समास कौन सा होता है जिसका पूर्व पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है, तो वह समास हमारा कौन सा हो जाता है, कर्मधारय समास। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जिसका पूर्व पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है वो हमारा कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, जिसका पूर्व पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है, वह हमारा कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास। अब विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण वह होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। अर्थात जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताता हो, जो विशेषण की विशेषता बताता हो वो हमारा क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा कि वह कारक कौन सा होता, वह समास कौन सा होता है जिसका पूर्व पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि वह समास हमारा होता है कर्मधारय समास। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से हमारा एग्जामिनर पूछ लेता है, जैसे उसने दे दिया नीलकमल, पहला एग्जाम्पल हो जाता है हमारा नीलकमल और दूसरा हो जाता है कमल नयन, नीलकमल और कमल नयन, दूसरा हमारा ये हो जाता है। और अगला हमारा दे दिया जाएगा जैसे महादेव, अब आपको इन तीनों में बताना है कि इन तीनों में हमारा कौन सा समास हो जाएगा। तो देखिए हमारी परिभाषा क्या कहती है कि वह समास जिसका पूर्व पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो वो हमारा कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिसका द्वितीय पद, वह समास जिसके द्वितीय पद की विशेषता बताई जाए वो हमारा कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। तो पूर्व पद हमारा नील हो गया और द्वितीय पद हमारा क्या हो गया, कमल। तो यहाँ पर कमल की विशेषता किस तरह से बताई जा रही है
कि नीला है जो कमल, तो कमल कैसा है, नीला है। तो यहाँ पर कमल की विशेषता क्या है, नीला, कि वह नीला है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल दिया है कमल नयन, कमल नयन अर्थात कमल के समान नयन। नयन कैसे हैं, कमल के समान। तो कमल की विशेषता, नयन की विशेषता, नयन का विशेषता कमल के साथ कर दी गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। कि नयन कैसे हैं, नयन कैसे हैं, कमल के समान। कैसे हैं, कमल के समान। नयन की विशेषता कमल से कर दी गई है, तो वहाँ यहाँ पर कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। इस तरह से आप पहचान लेंगे। और दूसरा हमारा हो जाता है महादेव, महादेव। तो यहाँ पर महान है जो देव, देव कैसे हैं, महान। तो यहाँ पर विशेषता क्या है कि देव किस तरह से, देव कैसे हैं, महान, महान है जो देव। तो वो हमारा क्या हो जाए, देव कैसे हैं, महान है। कैसे हैं, महान है। और यहाँ पर तो इस देव की विशेषता बताई जा रही है कि वह महान है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत। और अगला हमारा हो जाता है द्वंद्व समास। तो अगला हमारा कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास आता है, द्वंद्व समास। तो नंबर 3 कौन सा हो जाता है, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं, वह जान लेने से पहले हम ये बता देते हैं कि इसके द्वंद्व समास के हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला हमारा इस द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा होता है, द्वंद्व समास। कौन सा होता है, द्वंद्व समास। और इसमें किस तरह, इसकी परिभाषा किस तरह से होती है, इसमें हमारे शब्द कैसे होंगे, दोनों शब्द एक दूसरे के क्या होंगे, विलोम होंगे, एक दूसरे के विलोम होंगे। अर्थात इसमें हमारे विलोम शब्द आएंगे और दोनों हमारे एक दूसरे के पूरक होंगे। क्या होंगे, पूरक होंगे। तो द्वंद्व समास में हमारे विलोम शब्द आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इसमें हमारे दोनों पद कैसे होंगे, विलोम शब्द होंगे। विलोम शब्द आएंगे और वह एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होंगे। पूरक होंगे। तो चलिए विलोम शब्द, अब हमारे छात्र इसे कैसे याद करते हैं, एक अजीबोगरीब ट्रिक से याद करते हैं कि इसमें द्वंद्व समास में हमारा क्या होगा, योजक चिन्ह दिया जाएगा। योजक चिन्ह किस तरह से, इस तरह से योजक चिन्ह दिया जाएगा। तो देखिए, अब योजक चिन्ह दिया जाएगा, को एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा, जैसे माता पिता। एग्जाम्पल इस तरह से दे दिया जाएगा, माता पिता। और लाभ हानि। तो चलिए यहाँ पर लाभ और हानि, लाभ और हानि, तो यहाँ पर इस तरह से दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर हमने आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, जैसे हमने दे दिया कि देवासुर, देवासुर, तो यहाँ पर आप बताइए। अब देखिए, इनमें तो हमारा योजक चिन्ह दिख रहा है और इसमें हमारा नहीं दिख रहा है। तो आपको ये चीज नहीं समझनी है, क्योंकि जो ये ट्रिक है हमारी 80% ही काम आती है, 80% ही काम आती है। तो हमने एक शब्द दिया है कि यहाँ पर विलोम शब्द होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो देखिए देवासुर, तो देवासुर से क्या निकल रहा है, देव और असुर। तो यहाँ पर देव अलग हो गया, असुर अलग हो गया, और ये शब्द एक दूसरे के विलोम भी हैं, अपोजिट भी हैं। तो यहाँ पर इस तरह से भी आएंगे। हमारा योजक चिन्ह हर एक शब्द में नहीं दिया जाता है।
तो यहाँ पर माता और पिता हो जाएगा, लाभ और हानि हो जाएगा। इस तरह से हमारे किस समास में आते हैं, द्वंद्व समास में। और अगला समास हमारा हो जाता है द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। तो चलिए देखते हैं अगला है द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास हमारा तत्पुरुष समास से लिया जाता है और तत्पुरुष समास में हमारा कौन सा पद प्रधान होता था, उत्तर पद प्रधान। तो ये जो हमारा द्विगु समास तत्पुरुष समास का दूसरा पार्ट है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान होगा। क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। और द्विगु समास की परिभाषा क्या कहती है, आपको परिभाषा पे नहीं जाना है, आपको यहाँ से एक शब्द दिख रहा होगा द्विगु। द्विगु मीन्स दो, द्विगु मीन्स दो। दो हमारी क्या होती है, संख्या होती है। तो यहाँ पर बनता है जहां पर हमारा पहला पद संख्यावाची होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, पहला पद संख्यावाची होगा, संख्यावाची होगा। वह हमारा कौन सा हो जाएगा, संख्यावाची शब्द होगा। पहला पद हमारा कैसा होगा, संख्यावाची शब्द। तो वह हमारा कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। अब किस तरह से संख्यावाची, जैसे एग्जाम्पल दे दिया, नवरत्न, नवरत्न, देवासुर, नवरत्न, दशानन, दशानन, सप्तऋषि, 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 सप्तऋषि। अब देखिए नवरत्न, नव मीन्स नौ, क्या होता है, नौ। नवरत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह। तो पूर्व पद हमारा क्या हो गया, संख्यावाची, नव मीन्स नौ। और दशानन, दस मीन्स दस, दशा मीन्स 10 और 10 हमारा क्या है, संख्यावाची। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह। तो यहाँ पर 7 हमारा संख्यावाची है और 7 हमारा पूर्व पद है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। अब आपको एक बात आ रही होगी समझ में कि जो दशानन है आपने बहुब्रीहि समास में भी बताया था, और दशानन बहुब्रीहि समास का भी एग्जाम्पल हो जाता है, द्विगु समास का भी एग्जाम्पल हो जाता है और कर्मधारय समास का भी एग्जाम्पल हो जाता है। तो आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर अगर हमारा दशानन शब्द दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन में बहुब्रीहि समास और द्विगु समास दिया गया हो तो आपको कौन सा समास देखना है, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास लगाना है, बहुब्रीहि समास। क्योंकि जो बहुब्रीहि समास होता है वो हमारा और समासों का राजा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वह समास जो हमारा अन्य समासों का राजा होता है वह कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर दशानन, दशानन अर्थात 10 हैं आनंद जिसके, वह कौन सा समास हो जाता है, बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर आपको बहुब्रीहि समास नहीं दिया हो तो द्विगु समास दिया हो तो आपको कौन सा समास लगाना है, द्विगु समास। क्योंकि इसमें जो 10 शब्द है संख्यावाची है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि द्विगु समास किसे कहते हैं। और अगला हमारा हो जाता है बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो अगला हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, पहले तो इसमें हमारा कोई पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान होगा। बस अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि वह समास कौन सा होता है जिसका कोई अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह हमारा कौन सा हो जाता है, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर हमारा क्या है, इसमें हमारे दोनों पद बहुब्रीहि समास के अंतर्गत अब क्या हो जाएगा, इसमें हमारे दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं, अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान होता है, और अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान होता है।
तो तीसरा पद प्रधान कैसे, और याद रखिए इसमें हमारे किसके, देवों के नाम आएंगे। तो वह समास कौन सा होता है जिसमें देवों के नाम आते हैं, तो देवों के नाम हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, कि पहला दे दिया जाएगा जैसे लंबोदर, और नीलकंठ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तो लंबा उधर किसका था, गणेश का। तो यहाँ पर हमारा किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तीसरे पद की तरफ, तीसरे शब्द की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर जो तीसरे शब्द की तरफ इशारा करें वो हमारे कौन से समास हो जाते हैं, बहुब्रीहि समास। लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, तो यहाँ पर किसके अंतर्गत आया है, जो तीसरे शब्द की तरफ इशारा करे वो हमारा कौन सा समास हो जाता है, बहुब्रीहि समास। और दूसरा हमारा हो गया नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, नीलाकंठ किसका था, शिव का, किसका था, शिव का। तो यहाँ पर तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहा है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। और जैसे हमारा एक और एग्जांपल दे दिया जाए, त्रिनेत्र में कौन सा समास है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है तीन नेत्रों वाला कौन, शिव, अर्थात शिव। तीन नेत्र किसके थे, शिव के, किसके थे, शिव जी के। तो यहाँ पर तीसरे शब्द की तरफ इशारा कर रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगर बहुब्रीहि समास ना दिया हो तो इसमें त्रिनेत्र में कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पर त्रि मीन्स तीन, कौन शब्द संख्यावाची आया ना पहला शब्द, और अगर बहुब्रीहि समास ना दिया हो और जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, द्विगु समास के अंतर्गत आता है। अगर इसमें बहुब्रीहि समास ना दिया हो तो हम किस में जाएंगे, द्विगु समास के अंतर्गत। और अगर हमारा द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों दिए गए हों तो हम किसके अंतर्गत जाएंगे, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। तो हम बहुब्रीहि समास को मान्यता देंगे, किसको देंगे, बहुब्रीहि समास को मान्यता देंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जिसका कोई तीसरा पद प्रधान हो, अर्थात कोई पद भी प्रधान ना हो, कोई अन्य तीसरा पद प्रधान हो। और यहाँ पर हमारे अक्सर देवों के नाम मिलते हैं, वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें आपको बताएंगे तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के हमारे कई प्रकार होते हैं तो वो हम अलग से बताएंगे। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।